आसमान में जब आप चांद देखते हैं तो हमेशा उसकी तुलना किससे करते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है चांद। लेकिन उससे पूछिए जो चांद के बहुत करीब जाके देखा है तो उसने बताया कि चांद में 100 दाग है, लेकिन उसको आपको करीब से देखना होगा। जब लोग बोलते हैं कि जब नए विकास के आयाम गढ़े जाएंगे, नई फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी तो लोगों का विकास होगा, ये लोग बहुत दूर से बैठ के बोलते हैं। जब आप करीब से जाके देखेंगे तो विकास ही बता पाएगा कि विकास कितना होता है और विनाश कितना होता है। दरअसल जब आप लोग बार बार बोल रहे थे कि भैया हसदेव जाओ, तो लो मैं हसदेव आ गया हूँ। और हसदेव के आंदोलन को कवर करने के लिए जब मैं यहाँ पहुँचा तो कुछ भैया लोग आए हुए थे और बातचीत किया तो पता चला कि ये लोग कोरबा से आए हैं। कोरबा में तो कोल माइंस है और वहाँ चल रहा है बखूबी। तो मैं पूछा भैया आप लोग क्यों आए हो? आप लोग तो धनाढ्य लोग हैं यार। मतलब लोग कोरबा में अधिकारी पोस्टिंग के लिए मरते हैं, पैसा देते हैं, मालूम है कि वहाँ माल बहुत है भैया। तो मैं बोला उस मालदार इलाके से लोग आए हैं हसदेव के इस आंदोलन में, तो कारण क्या है, क्यों आ गए हो भैया? आप लोग तो बहुत बढ़िया जगह से आए हो, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हो? अब जैसा कि लोग समझते हैं कि विकास होता ज़रूर है, बस वो क्षणिक रहता है। मतलब वो कुछ ही दिनों में ना आपको वो विनाश जो है आपको समझ आ जाएगा। अच्छा। तो हमारे तरफ हमारा जो दीपका क्षेत्र है, कोल माइंस का जो क्षेत्र है, वो इस कदर विनाश हो चुका है कि हम उधर के बारे में मतलब कि बताते ही हमारा रूह कांप जाता है कि इतना खतरनाक हो गया है हमारा दीपका क्षेत्र। अच्छा। तो हमने सुना कि हसदेव एक क्षेत्र है हमारा, इतना अच्छा जल संसाधन से परिपूर्ण है, हमारे पेड़ पौधे इतने सारे हैं, नेचुरल है पूरा। तो इसके बारे में पता चला कि इधर पे भी कोल माइंस खुलने जा रहा है करके। तो हम लोग जो यहाँ पे जो जनता है वो आंदोलन कर रहे हैं, उसके सपोर्ट में हमारे तरफ का जो कंडीशन है उसको यहाँ बताने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। और बाकी आप जानते हैं विकास जो है क्षणिक रहता है, कुछ दिन बाद आपको वो विनाशी नज़र आने लगता है। क्या स्थिति है अभी आपके क्षेत्र में? मतलब जो आप बोल रहे हैं कि बहुत तकलीफदायक है, जैसे अब जैसे कि प्रदूषण तो इतना ज़्यादा है कि आप जैसे यहाँ पे मैं वाइट शर्ट पहन के आ रखा हूँ, वहाँ पे आप एक बार ऐसे निकल जाएंगे तो ये आपका वाइट नहीं रहेगा, ये काला हो जाएगा। अच्छा। और भी बहुत सारी समस्या है वहाँ पे, बीमारियाँ बहुत सारी पनप रही है, पानी का समस्या हो गया है। और मतलब अब वहाँ पे कोल ट्रांसपोर्ट के लिए इतने सारे ट्रक वगैरह चलती है, उससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ गया है। और भी बहुत इस तरह वहाँ पे जल स्तर का तो छोड़ ही दीजिए, बहुत खत्म ही हो चुका है जल स्तर। तो हम लोग सोचे कि इधर पे जो बचा हुआ है भाई वो तो कम से कम बचा रहे, उसी में अनुभवी हैं, इन लोगों ने अनुभव लिया है। भैया क्या नाम है आपका? महिपाल कंवर। महिपाल जी कहाँ से आए हैं आप? कोरबा से, दीपका कोरबा। महिपाल जी ये बताएं कि जैसे भैया बता रहे हैं कि बड़ा तकलीफ है, क्या है मतलब पहले कैसा था कोरबा जब कोल माइंस नहीं था दीपका में, और जब कोल माइंस हो गया है तो अब क्या तकलीफ, आपको क्या परिवर्तन नज़र आ रहा है जो आप यहाँ नहीं देखना चाहते? सर कोरबा जो है ना पहले से ही पूरा जंगल घने से घना वाला था। और एक्चुअली में हम लोग सबसे पहले मतलब हम ही लोग का जो गांव था बरेली गांव दीपका के पास, वहाँ करीबन 30 साल पहले मतलब वो आया ACCL आया। अच्छा। फिर वहाँ से हम लोग को प्रतिस्थापन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो कंडीशन अभी बना है, ठीक है, कोयला तो है लेकिन जैसे मैं यहाँ पे जैसे खुल के सांस ले रहा हूँ ना, वो आप नहीं ले पाओगे दीपका क्षेत्र में। अच्छा। ऐसा टाइप का है। मैं जब यहाँ आया भी ना तो बोले यहाँ का हवा और वहाँ के हवा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। वैसे भाई ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से कोरबा ना? कितना दूर नहीं है? यहाँ से 100 किलोमीटर है, बस 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर है। अच्छा। और बहुत सारी दिक्कत ये है, जैसे इसके लिए हम जो आए बचाने के लिए, तो एक्चुअल में रीज़न बहुत सारा, जैव विविधता वाला जो चीज़ है ये फेफड़ा है, हसदेव अरण्य क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो मानसून जो आता है, ठीक है, अगर ये कट जाएगा तो फिर मानसून रुकेगा ही नहीं। उसके बाद क्या होगा कि बंजर हो जाएगा भूमि, पानी नहीं होगा, तो फिर क्या बोलते हैं हम लोग को वो करना पड़ेगा। और साथ में जंगल ये सब कटेगा तो जितने पेड़ पक्षी हैं, अभी देखो अभी केस में क्या हो रहा है ना, अभी थोड़ा हल्का सा ये देखो खुला है ये वाला बगल वाला, उसी में क्या हो रहा है कि हफ्ते में 2 या 3 बार ये हाथी तेंदुआ ये भालू जा रहे हैं, ठीक है। ये पूरा कट जाएगा ना तो पूरा हम लोग के साइड वो आएगा। और केस अभी भी हो रहा है, अभी पेंड्रा से आए थे, उन लोग बोल रहे हैं कि इसके कारण 20 लोग मरे हैं। तेंदुआ भालू हमेशा आक्रमण कर रहे हैं। ये चारामा तक पहुंच गया है हाथी। हाँ वो सब चीज़ है, कभी नहीं आता था बस्तर में। हाँ तो उससे इसी से समझ रहे हैं ना कि इंसान या जानवर के बीच लड़ाई हो रहा है। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ मैं इसलिए याद है यहाँ कि कुछ दिन पहले मतलब ये जैसे इन लोग यहाँ आते हैं रोज़, तो आप जैसे बता रहे थे कि सबके लिए भोजन व्यवस्था करते हैं, तो ये लोग अपना काम धाम हर चीज़ छोड़ के यहाँ पे रहते हैं। तो इनके व्यवस्था के लिए तो आर्थिक स्थिति को मैं हम लोग जाने तो इस हिसाब से मैं 3 तारीख से ना हम लोग का जो है हम लोग की मुहिम चलाए आर्थिक के लिए
तो 3 तारीख से हम लोग ने ऑनलाइन मतलब वो किया एक लेख के साथ, किसी से वो नहीं किया। तो 3 तारीख से मैंने वही आर्थिक मुहिम चलाई, तो उस हिसाब से आज 10 तारीख है, 10 तारीख में आज उसके लिए 1,10,000 तक का पैसा खाते में आ गया है। अच्छा, मतलब जन सहयोग के लिए? हाँ, जन सहयोग के लिए। उसमें लगभग 170-80 लोग दिए हैं, जिसमें मतलब आदिवासी लोग ज़्यादा दिए हैं। हाँ, वही देंगे क्योंकि तकलीफ वही झेल रहे हैं, वही उनको समझ में आ रहा है। बाकी गैर आदिवासी में नहीं है, 2-3 लोग ही बस दिए, इससे ज़्यादा तकलीफ है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ ये है, देखिए पर्यावरण है, ठीक है, अच्छे खासे लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन पर्यावरण आप सिर्फ पढ़ रहे हो ऑब्जेक्टिव के लिए कि ऑक्सीजन के इतना % होना चाहिए, नाइट्रोजन के इतना, ये चीज़ है। लोगों को पता है पुस्तक में कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, लेकिन प्रैक्टिकली में ये सब देखेंगे तब तो समझेंगे। अच्छा, लोग झेल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, गर्मी बढ़ रही है, मुझे पता है, मैं बस्तर से आया हूँ। बस्तर में पहले कभी जब 35 डिग्री सबसे हाईएस्ट हुआ करता था, आज 42 डिग्री हो जाता है और हमको उसको झेलना पड़ता है। तो जो पढ़ रहे हैं वो समझ भी रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, घर में एसी लगा ले रहे हैं, लेकिन हर गरीब के घर तो एसी नहीं लगेगा, नहीं है ना, झेलेगा तो ही। अच्छा, वहाँ पे बीमारी क्या है? जैसे देखो क्या होता है, अब कोल माइंस लग गया, बड़े बड़े गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन मजदूरों की संख्या तो ज़्यादा है। जो टिप्पर और ट्रक चल रहे हैं, आप बता रहे हैं, वो तो बड़े लोगों के होंगे। जिसकी ज़मीनें गई, सबके पास टिप्पर तो नहीं होगा, वो तो मजदूर हो गए होंगे। तो मजदूरों के लिए अस्पताल का क्या है व्यवस्था है ठीक ठाक गरीबों के लिए? गरीबों के लिए अस्पताल तो है, जैसे कोरबा में 100 बेड है, लेकिन नाम मात्र के लिए। नहीं, बेड रहने से नहीं होता है, डॉक्टर है कि नहीं? हाँ। नाम है उसका 100 बेड जिला अस्पताल, नाम के लिए है। आप वहाँ जाएंगे, देखेंगे, डॉक्टर तो रहते ही नहीं, बिस्तर तो पूरा 100 है, 100 से भी ऊपर हो गया होगा अभी, लेकिन डॉक्टर है ही नहीं। मरने वाला मर जाएगा, डॉक्टर रहता ही नहीं। और डॉक्टर क्या है, तो दिए हैं, बाजू में प्राइवेट है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ चले जाएंगे, काहे को मिली जुली भगत है, वहाँ चले जाते हैं, वो मरने वाला मर जाएगा। वो बस नाम का स्वास्थ्य है, ठीक है। तो जितने भी मतलब स्थापित हुआ नौकरी मिला है उन लोग को, लेकिन अधिकतम वो जो पैसा उन लोग कमाते भी है ना, वो उसी उनके स्वास्थ्य में ठीक करने में। अभी आप जाओगे ना एससीसीएल में, जितने भी कर्मचारी हैं, मतलब पहले बीमारी दे दिए, फिर नौकरी दे दी, ये धूल डस्ट के कारण बीपी, शुगर, ये सब पूरा बीमारी। जैसे 100 लोग में आप करोगे ना, तो फिर 95 लोग तो आपको वैसे ही मिलेंगे। तो इस चीज़ को लोग समझ नहीं रहे हैं। अगर अभी जब कोरोना हुआ, ठीक है, तो देखिए ये जो खनिज कोयला बेचा जा रहा है, इसका मेन क्या है, आर्थिक मतलब वो क्या होता है, पैसा, ठीक है, पैसा वाला चीज़ है। तो पैसे के आगे में ये लोग पर्यावरण को भी पूरा इग्नोर कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले कोरोना काल आया था, उसमें क्या था कि लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपया था, लेकिन उन लोग बच पाए क्या? कोई नहीं बच पाया। वही चीज़ को हम बोल रहे हैं कि पहले जो समस्या था, लोग 80,000 1 लाख में सिलेंडर खरीद रहे थे, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर। वो पैसा तो भाई पैसा काम थोड़ी ना है, आया क्या? नहीं आया। ऑक्सीजन काम है, ऑक्सीजन से बात बनेगा ना। खनिज ये क्या बोलते हैं, कोयले और क्या बोलते हैं, सांस, ये क्या बोलते हैं, हवा, ये अलग अलग चीज़ें हैं। आप कोयला नहीं मिलेगा तो भी आप क्या बोल सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन वो सांस जो बोल रहा हूँ, हवा, तो वही चीज़ है। तो ये जो लड़ाई है, ये सांस की लड़ाई है, और किसी आदिवासी की लड़ाई नहीं है, हर इंसान की लड़ाई, हर इंसान की लड़ाई, हर जीव जंतु की लड़ाई है। आने वाली मतलब आदिवासी को ऑक्सीजन नहीं है ऐसा कि सिर्फ उसको चाहिए। आप घर बैठे हैं एसी में ना, आपको भी ऑक्सीजन चाहिए। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम राज नारायण सिंह कंवर है। राज भैया, ये बताओ कि और क्या लग रहा है कि क्या परिवर्तन, क्या तकलीफ हो जाएगा कल के दिन, अगर मान लो यहाँ हसदेव में भी एक नया जो कोल ब्लॉक खुल जाएगा तो इस सब चीज़ के लिए बोलना चाहूँगा मैं, जैसे कि प्रदूषण होता है ना, तो प्रदूषण के प्रकार होते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण। तो अगर जैसे आपका ये खनन क्षेत्र मतलब खुल जाता है, इसको परमिशन मिल जाती है, तो इससे क्या होगा, जो तीनों प्रकार के जो प्रदूषण हैं वो भयावह रूप से बढ़ जाएंगे। इनका इसकी संख्या मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जैसे परेशानियां हैं ना, आज परेशानियां क्यों हो रही हैं हम लोग को, प्रदूषण की वजह से। तो वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा, और ध्वनि, गाड़ियाँ चलने लगेंगी, फैक्ट्री खुल जाएंगी, तो एकदम ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाएगा। उसके बाद में फिर क्या, सॉइल वैसे ही मिट्टी जो है प्रदूषित हो जाएगी, तो इसमें इसके उपजाऊपन मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरा बंजर हो जाएगी ज़मीन। तो इस प्रकार से सब प्रकार की समस्या जो है शुरू होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक बात। तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि कोरबा के ये जो युवा हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत तकनीकी तौर पे और तथ्यात्मक तौर पे आपको बता रहे हैं कि क्या ये भोग रहे हैं, ठीक है। तो हसदेव का जो मसला चल रहा है, तो सिर्फ हसदेव का मसला, हसदेव के 2 गांव वालों का मसला नहीं है, हर जीव जंतु का मसला है। हर किसी को अपने हिस्से की सांस बचानी होगी, और अगर आपको लगता है कि आपको कल की सांस चाहिए तो आपको आज आवाज़ उठानी होगी। और इस आवाज़ में आपको, जैसे ये कोरबा से ये पीड़ित युवा हैं, ये पीड़ित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये झेल रहे हैं, ये भी उतनी दूर से दौड़ कर आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि इन्हें पता है कि जो इनके साथ आज हो रहा है कल इनके साथ हो सकता है,
इसलिए आज इनकी आवाज़ बनना ज़रूरी है। और मुझे भी लगा कि बस्तर टॉकीज़ को भी इनकी आवाज़ बननी चाहिए, इसलिए मैं भी बस्तर से हसदेव आया हूँ। तो आपको भी इनकी आवाज़ बननी होगी। ऐसा नहीं है, मुहिम एक एक करके सैकड़ा होगा, हज़ार होगा, लाख होगा, तब जाके आंकड़े बढ़ेंगे, तब जाके शायद सरकार शायद सुन ले, क्योंकि राजनीति तो भैया सर्वोपरि है। फिर भी कोशिश कीजिए, आप भी आवाज़ को फैलाइए, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।